हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री एनसीईआरटी हम आज पढ़ेंगे और 15वां ये 15 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर। और हमने अब तक 14 चैप्टर तो पूरे कंप्लीट कर लिए थे और 15वां चैप्टर भी करीब कंप्लीट हो गया था, बस 2 वीडियो और बची है। और नेट वगैरह का एग्जाम था तो फिर क्वेश्चन आंसर आदि वीडियो कराने में व्यस्तता रही और नहीं करा पाई। तो इसे थोड़ा सा 2 चैप्टर और बचा है तो दो दो करीब इसमें वीडियो और बन जाएंगी। तो इसे कंप्लीट करा देते हैं। और अगर आपने पहले की नहीं देखी तो आप जरूर देख लें, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आप टीजीटी पीटी यूजी नेट आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान का निर्माण ये 15 चैप्टर था लास्ट। हमने काफी चीजें पहले इसमें पिछली वीडियो में हमने ये सारा चीजें कंप्लीट यहाँ से कर लिया था ये सब। और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे कि हमें हजारों सालों तक दबाया गया है। तो संविधान में जैसा कि दमित जातियां थी, दमित जातियों के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान अंबेडकर ने दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचकों की मांग की थी, पृथक निर्वाचक के लिए। और जैसा कि महात्मा गांधी ने यह कहते हुए इसका विरोध किया था कि ऐसा करने से समुदाय जो है वो अस्थायी रूप से जो शेष समाज होगा उससे क्या होगा, वो अलग हो जाएगा, कट जाएगा। संविधान सभा इस विवाद को कैसे हल कर सकती थी, दमित जातियों को किस तरह की सुरक्षा दी जा सकती थी। ठीक है, दमित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि अस्पृश्य जो अछूत या शूद्र जातियां थी, जिन्हें छूना भी लोग पाप समझते थे, जिनसे लोग सेवा तो पूरा कराते थे, काम पूरा कराते थे, लेकिन उनके साथ उठना बैठना खाना पीना कोई भी मेल मिलाप नहीं रखना चाहते थे, तो वो समाज से कटे हुए थे। तो समस्या को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता, जो दमित जातियां थी उनका कहना था। उनकी अपंगता के पीछे जाति विभाजित समाज के जो नियम कानून है, कायदे कानून है और नैतिक मूल्य हैं, उन मान्यताओं का हाथ है। समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया, उनसे सेवाएं ली, उनसे मेहनत मजदूरी कराई, उन्हें बंधुआ मजदूर बना के रखा और उनसे श्रम करवाए, मेहनत करवाई, मजदूरी करवाई। लेकिन सामाजिक तौर पर उनसे खुद को अलग रखते थे, उन्हें दूर रखते थे। अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते थे, उनके साथ खाना पीना नहीं खाते थे, उन्हें मंदिरों में भी जाने का कोई अधिकार नहीं था, पूजा अर्चना आदि करने का कोई भी अधिकार उन्हें नहीं था। मद्रास के सदस्य जे नागप्पा ने कहा कि हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं, पर अब और कष्ट उठाने को हम तैयार नहीं हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका है और हमें मालूम है कि हमें अपनी बात कैसे मनवानी है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी देखते चलते हैं। संविधान सभा में बहस जो हुई थी, तो हम अपनी सामाजिक अक्षमताओं को हटाना चाहते हैं। मद्रास की दक्षिणी बेलायुद्धान की दलील थी, हमें सब तरह की सुरक्षाएं नहीं चाहिए, इस देश के कमजोरों को नैतिक सुरक्षा का आवरण चाहिए। मैं यह नहीं मान सकती कि 7 करोड़ हरिजनों को अल्पसंख्यक माना जा सकता है, इतनी अधिक संख्या थी। जो हम यह चाहते हैं वो यह है कि हमारी सामाजिक अपंगताओं को फौरन खात्मा चाहते हैं। ये बहस हुई थी संविधान सभा में। तो नागप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक का मतलब है जिनकी संख्या कम हो, लेकिन वो बहुसंख्यक में थे। आबादी में उनका हिस्सा 20 से 25% है, यानी 20 से 25%। और उनकी पीड़ा का कारण यह है कि उन्हें बाकायदा समाज व राजनीति के हाशिए पर रखा गया है। और उनका कारण उनकी संख्यात्मक महत्वहीनता नहीं है, उनके पास न तो शिक्षा तक पहुंच थी, उन्हें पढ़ने लिखने का भी कोई अधिकार नहीं था, और न ही शासन में किसी प्रकार की उनको कोई हिस्सेदारी थी। जो सवर्ण जातियां थी, बहुमत वाली संविधान सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत के श्री के जे खंडलेकर ने कहा था कि हमें हजारों साल तक दबाया गया है, दबाया गया, इस हद तक दबाया गया कि हमारे दिमाग, हमारी देह काम नहीं करती और अब हमारा हृदय भी भावशून्य हो चुका है, न ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं और यही हमारी स्थिति है। बंटवारे की हिंसा के बाद अंबेडकर तक ने पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दिया था और संविधान सभा ने अंततः सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए। ठीक है, उस समय ये हालत थी, लेकिन आज भी हालात बहुत अच्छे नहीं हो पाए हैं।
अस्पृश्य जातियों की बात की जाए तो अभी भी मंदिरों में कहीं कहीं उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, और उनको घुसने का अधिकार अभी भी कहीं कई कई खबरें आती रहती हैं बीच बीच में, उनको नहीं दिया जाता है जहाँ पे ज्यादा गरीब और कमजोर लोग हैं। ठीक है, जहाँ शिक्षा है, अभी शिक्षा नहीं वहां तक पहुंच पाई है। तो निचली जातियों को विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। बहुत सारे लोगों का मानना था कि इससे भी सारी समस्याएं नहीं हल हो पाएंगी। सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके खत्म नहीं किया जा सकता। समाज की सोच में बदलाव लाना होगा। ठीक है, परंतु लोकतांत्रिक जनता ने प्रावधानों का स्वागत किया। जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं वो लोग जरूर इस चीज को ध्यान दें। ठीक है, आरक्षण का विरोध तो बहुत जल्दी से करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि आरक्षण दिया क्यों गया था। हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगे। बंबई की हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए न्याय की मांग की। आरक्षित सीटों की नहीं, न ही पृथक चुनाव क्षेत्र की। हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगे। हमने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की मांग की है। हमने उस बराबरी की मांग की है जिसके बिना पारस्परिक आदर और समझ नहीं बन सकते, जिसके बिना पुरुष और महिला के बीच वास्तविक सहयोग संभव नहीं है। हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगे। ठीक है, राज्य की शक्तियां। तो संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, और संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र स्थापित करने में आम सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में सक्षम नहीं होगा। संविधान के मसौदों में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी। ठीक है, केंद्रीय सूची आप जानते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहली कौन थी? केंद्र सूची। ठीक है, और दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। ठीक है, 3 सूचियां बनाई गई थी। पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होती थी। जो केंद्र है, पहली सूची के जो विषय होते केंद्र के अधीन होते थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकार जो थी उसके अधीन होते हैं, और तीसरी सूची पर केंद्र और राज्य। ठीक है, तीसरी जो समवर्ती सूची है, केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थी, परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया। और अगर केंद्र और मतलब राज्य में कोई विवाद हो रहा है तो जो केंद्र मानेगा वही होगा, ये भी है। तो समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की अपेक्षा बहुत ज्यादा विषय रखे गए। खनिज पदार्थों तक प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण दिया गया। अनुच्छेद 356, ठीक है, में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया। संविधान में राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। कुछ करों जैसे सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई। कुछ अन्य मामलों में जैसे आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच क्या की गई? बांट दी गई, तथा अन्य मामलों में से होने वाली जो आय थी जैसे राज्य स्तरीय शुल्क होता था पूरी तरह राज्यों को सौंप दी गई। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर कुछ भी अधिकार और कर वसूलने जो है कुछ भी अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया। कुछ अधिभार और कर वसूलने का अधिकार, ठीक है, यानी जो राज्य सरकारें थी उनको अपने स्तर पर भी कुछ अधिभार दिया गया और कर वसूलने का भी यानी टैक्स वसूलने का भी अधिकार दिया गया। उदाहरण के लिए बात की जाए तो जमीन और संपत्ति कर, बिक्री कर, बोतल बंद शराब पर अलग से कर वसूल सकते थे राज्य जो सरकार होती थी। ठीक है, केंद्र बिखर जाएगा। राज्य के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत
मद्रास के सदस्य के संतनमत ने पेश की, संतनम ने, और उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। और यह दलील एक जिद सी बन गई है कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है। अगर केंद्र के पास जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज्यादा मजबूत हो सकता है। संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है। ठीक है, जहां तक राज्यों का सवाल है, संतनम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण जो है उनको पंगु बना देगा। जिस तरीके से वितरण किया जा रहा था, राज्यों का जो सवाल था, तो राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दिए गए हैं। यदि पैसा ही नहीं होगा तो राज्यों में विकास परियोजनाएं कैसे चलेंगी। मैं ऐसा कोई संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकार केंद्र से यह कहना पड़े आकर कि मैं अपने लोगों की शिक्षा व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों का स्थापना के लिए खैरात दे दीजिए। बेहतर होगा कि हम अपनी संघीय व्यवस्था को ही पूरी तरह खत्म कर दें और एकल व्यवस्था, ठीक है, यूनिटरी सिस्टम स्थापित करें। और संतनम ने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य जो अंधकार में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, ये बात कही उन्होंने। और प्रांतों के बहुत सारे दूसरे सदस्य भी इस तरह की आशंकाओं से परेशान थे और उन्होंने इस बात के लिए जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए। और उड़ीसा के एक सदस्य ने यहां तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण जो है वो केंद्र क्या होगा, बिखर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं बेहतर देशभक्त कौन है। तो मैसूर के सर रामास्वामी मुदालियर 21 अगस्त 1947 की बहस में कहा था उन्होंने कि शक्तिशाली केंद्र की हिमायत के बहाने दिल को यह तसल्ली देने का कोई फायदा नहीं है कि हम ज्यादा बड़े देशभक्त हैं और जो संसाधनों पर कड़ी नजर रखना चाहते हैं। उनके भीतर राष्ट्रीय भावना या देशभक्ति का अभाव है। ठीक है, और आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा 2 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी और अभी एनसीईआरटी 11th क्लास की बची हुई है तो फिर मैं इसे कंप्लीट करा के फिर उसे कराऊंगी। ठीक है, और अगर आपने पहले की नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगी और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसे नोट करते चलें, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ और इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो पढ़ा करा रही हूँ मैं हिस्ट्री की, उसे भी देखें, जरूर आपको उससे बहुत फायदा मिलेगा और सेल्फ स्टडी भी अपना करते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।